Hello dear NEET and JES friends, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash, Bansal Classes and Career Point Kota. Today I am going to start a new chapter, that is electrostatics. This is the lecture 1. So let's begin with our chapter. Here in electrostatics, first we have to know that in physics the electromagnetism is divided into two parts. That is, the first is the electrostatics and another is the electrodynamics. In electrostatics we study the charge at rest, means the charges, the static charges, about the static charges we study. जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड ये सब हम लोग पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वाइल इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब चार्ज मोशन में आ जाता है तब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। सो there is no any मतलब there is no any formal definition of charge, just we say that charge is a property of matter through which it produces electrical and magnetic effects, or we can say that the charge is the source of electric field, magnetic field and electric field and magnetic field as well as radiation. There is very big misconception that the electric field is due to charges, and while the magnetic field is due to magnet. So this is big misconception, because ये हम लोग लेटर आगे पढ़ेंगे कि जो दोनों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चार्जेस के ही कारण होता है। तो ये दिस टॉपिक इज विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो चार्जेस का जस्ट एक डेफिनेशन है, द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ चार्ज का अगर बात किया जाए तो इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएशन। और ये जो भी है इसका फॉर्मल डेफिनेशन विल बी डिस्कस्ड लेटर, हमारे जो चैप्टर है वहाँ पर डिस्कस हो गए। अब चार्ज में आता है कि यूनिट क्या है। चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और ये जो कूलम है नाम, दिस इज गिवन बाय द वेरी बिग फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट, दैट इज चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। तो जो यूनिट होता है चार्ज का कूलम होता है, और इट इज़ गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। If we define the 1 coulomb, so 1 coulomb in earlier classes we have studied that I is equals to electric current is equals to charge upon time, and if we write Q is equals to I into T, means the SI unit of charge from here, that is Q is equals to I, the SI unit of current is ampere, that is A into, and the SI unit of time is second, so that is A means that it is ampere second, that we say that as coulomb. ओके, मतलब कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर कूलम होता है, एम्पियर सेकंड होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कूलम। तो एम्पियर सेकंड को ही हम लोग कूलम कहते हैं। और यहाँ पर बात किया जाए कि 1 कूलम को हम लोग कैसे डिफाइन करें। सो द 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर या वायर इन 1 सेकेंड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड में जब हम लोग 1 एम्पियर को करंट सप्लाई करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम कहते हैं। मिल्गन कैलकुलेटेड द क्वांटा ऑफ चार्जेस बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कहीं पर भी बात किया जा रहा है चार्ज का, तो वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ही बारे में बात किया जा रहा है। एंड इट वाज थ्रू द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Further, if we see the charge on one electron, that is, अगर हम लोग चार्ज देखें एक इलेक्ट्रॉन पे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे। सिमिलरली इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द number of charges of multiple electrons like 2 electrons, 3 electrons or n electrons, so that n electrons will be equals to n times of
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here we can conclude that the total charge is equals to n times of charge of electron. So here total charge, if we are required to find the number of electrons, so what we will do, the total charge upon the charge of electron. So here if you see the example, that is question, find the number of electron that constitute 1 coulomb of charge. तो वी नो दैट अगर सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो हमें पता है कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है. अगर एक जो टोटल चार्ज है वो 1 कूलम हो जाए तो n इज इक्वल्स टू q अपॉन e. सो वी कैन से दैट q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. सो दिस कूलम, सो कूलम नहीं होगा क्योंकि यहाँ n नंबर्स ऑफ पूछा जा रहा है. तो दिस इज द अमाउंट, ये इतना अमाउंट होगा अगर पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऊपर और नीचे दोनों कूलम कैंसिल हो. हाँ, ऊपर भी नीचे और नीचे दोनों यूनिट है ना, कूलम भी है, तो कूलम कैंसिल आउट हो गया. 1 कूलम ऊपर में है, नीचे में 1.602 10⁻⁹ कूलम है. हाँ, तो यहाँ पर कूलम, यहाँ पर भी कूलम है, तो कूलम कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ नंबर ऑफ इतना पता चल गया, ये है. And this value after calculation is 6.25 into 10 to the power 18. So this is the number of electrons that constitute 1 coulomb of charge. अगर चार्ज के टाइप्स की बात किया जाए तो चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. इसको समझते हैं एग्जांपल से. जैसे हमारे पास एक सोडियम एटम है, पॉजिटिव चार्ज को समझते हैं. अगर हमारे पास एक सोडियम एटम है, ठीक है, तो सोडियम एटम क्या है, यह न्यूट्रल है. मतलब दैट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 11 होता है. अब हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन लूज करता है, मतलब कि ये Na+ बना लेता है लूज करके एक इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है. मतलब अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस है और प्रोटॉन, हम ये इसका कंसेप्ट है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है. तो अगर और इलेक्ट्रॉन है ना ऑर्बिट करते रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट करते रहता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है न्यूट्रल में. Na+ में क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो यहाँ पर प्रोटॉन का अमाउंट तो वही रहेगा 11 और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा 10. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब प्रोटॉन क्या पॉजिटिवली और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली. तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर इस तरीके से है, तो अगर हम क्या किए कि मेरे पास हम इसमें से हटा दिए, तो अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बट वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब जो बॉडी है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो अगर यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ पे देखा पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है. ठीक है. अब सिमिलरली एग्जांपल देखा जाए, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. अब मेरे पास यही है, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अब मान लेते हैं बराबर है. अब क्या किए कि इलेक्ट्रॉन का अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए. इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा. जैसे एग्जाम्पल से समझे, मेरे पास जो क्लोरीन एटम में जो अगर हम इलेक्ट्रॉन एक डाल देते हैं तो Cl- एटम बन जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. यहाँ पर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 17 होता है, और लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 18 आएगा. इसलिए यहाँ पर चार्ज आता है 1, ये सॉरी माइनस का चार्ज, एक माइनस आता है चार्ज. तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास जो ऑर्बिट में से अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, इसका मतलब कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, मतलब कि बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि बॉडी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. तो दिस इज द कंसेप्ट है. फर्दर इफ वी डिस्कस अबाउट द 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, सो वी नो दैट अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाता है, सो दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अगर n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाता है
that is n times of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Similarly, if we are asked to find the charge on 1 mole, तो अगर n के जगह 1 मोल है, तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर पूछा जाता तो हमें पता है कि मोल एक नंबर दैट इज अवगाड्रोस नंबर होता है. अवगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 टाइम्स हो जाता, n के जगह क्या आ जाता, मोल. मोल क्या है, नंबर दैट इज अवगाड्रोस नंबर है. तो इसको इतना n के जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, इतना. हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू एन ई. अगर 1 मोल पे हमें चार्ज निकालना है तो n के जगह हमें क्या रखना होगा, अवगाड्रोस नंबर रखना होगा. तो इतना अवगाड्रोस नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अब इसी को जब कैलकुलेट करते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आता है दैट इज 96500 कूलम. और इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे. तो अगर ऐसा लिखा है मतलब ये क्या है, 1 फैराडे. नाउ टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ हमें पता है कि एटम, अगर एटम एक न्यूट्रल है, अगर आयन पे पूछा जाता है 1 मोल आयन पे कितना चार्ज है. फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द, अगर 1 मोल Na प्लस है तो Na प्लस आयन है, तो फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयन. तो इसमें कितना, अगर हमें निकालना है 1 मोल चार्ज निकालना है, तो ये कितना आ जाता. अगर एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज निकालना होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो हमें 1 मोल आयन का चार्ज निकालना है. 1 मोल Na प्लस आयन का चार्ज निकालने के लिए हमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो ये आ जाता 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे. सिमिलरली अगर ऐसे ही Al3 प्लस है और जो भी है, तो हम एक जनरल अगर एग्जांपल दें तो m के, अगर m के पावर क्या है, n प्लस है, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास कि n, हमें n, हम वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ ये इस आयन पे निकालना है. तो ये हो जाता है n टाइम्स ऑफ अवगाड्रोस नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम. और ये आता n टाइम्स ऑफ, ये कितना है, 96500 कूलम. और इस 96500 कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं, दैट इज n फैराडे. तो ये हम लोगों ने निकालना 1 मोल आयन पे कितना चार्ज आया. तो 1 मोल आयन, जैसे 1 मोल सोडियम आयन पे कितना चार्ज आया, 1 फैराडे आया. 1 मोल m अगर जनरल देखा जाए तो n टाइम्स ऑफ फैराडे, n फैराडे आया. ठीक है. अगर हम ऐसे ही हमें Cl माइनस आयन का निकालना होता, तो Cl माइनस आयन पे हमें निकालना होता, तो ये कितना आता, ये भी आता 1 इंटू, एक है, एक चार्ज है, तो 1 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम. तो ये भी क्या आता है, 1 फैराडे. अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड, तो ये भी एक क्या आता, 1 फैराडे. दैट इज, ये अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी 96500 कूलम. तो 1 मोल Cl माइनस आयन पर इतना चार्ज होता. एक अगर ऐसे ही निकालना है S2 माइनस, 1 मोल S2 माइनस पे हमें चार्ज निकालना है, ये कितना आ जाता, सिमिलरली 2 इंटू अवगाड्रोस नंबर इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम. ये क्या जाता है, 2 टाइम्स ऑफ 96500 कूलम, दैट इज 2 फैराडे. तो हम लोगों ने समझा कि 1 मोल आयन पे कितना अगर चार्ज निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसे होता है, तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 9 से 1 फैराडे हुआ है, तो अगर सोडियम आयन पे 1 मोल सोडियम आयन पे चार्ज बताना है 1 फैराडे, तो अगर जनरल में हम लोग यहाँ देखा, और S2 माइनस पे 1 मोल S2 माइनस आयन पे हमें चार्ज बताना है, तो वो 2 फैराडे है. तो टोटल चार्ज इन गिवन अमाउंट बताना है अगर हम लोगों को, तो टोटल चार्ज इन गिवन अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, मोल इंटू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयन इंटू 96500. इतना कूलम मेरे पास चार्ज. अगर हमें क्वेश्चन में ही बोला रहता कि बताओ व्हाट इज द टोटल चार्ज इन गिवन अमाउंट, हमें अमाउंट दे देता, फॉर एग्जांपल 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर दे देता, हम क्या करते, पहले मोल निकालते थे, दैट इज 3.2 अपॉन 32 इंटू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयन इंटू 96500 कूलम. ये हमारा आंसर हो जाता. लेट्स सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ज कैलकुलेशन.
It says that 10 to the power 12 alpha particle nuclei of helium per second falls on a neutral sphere. Calculate time in which sphere gets charged by 8 microcoulomb. तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉलिंग इन टाइम टी. सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉलिंग इन टाइम टी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना है 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल इनटू टी. और हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू, वी नो दैट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज +2e होता है, हम लोग जानते हैं. तो देयरफॉर दो चार्ज इंसिडेंट इन टाइम टी कितना हो जाएगा, चार्ज टाइम मान लेते हैं कोई टाइम टी पर कितना चार्ज इंसिडेंट कर रहा है, तो Q इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं n ही होता है, तो Q इज इक्वल्स टू n कितना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलिंग इन टाइम टी, n का वैल्यू इतना है, तो NE दैट इज हम यहाँ पर भी लिख देते हैं Q इज इक्वल्स टू NE. तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 12 इंटू टी, इतना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहा है एट द पर्टिकुलर टाइम टी पर, इंटू ई कितना है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2, तो 2 ये हो गया. तो हमें और यही चीज़ हमें क्या दे रखा है, दैट इज 8 माइक्रोकुलम. तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है, तो Q कितना दे रखा है 8 माइक्रोकुलम. तो हम लोग उसको इक्वेट करके हमारा यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 8 माइक्रोकुलम 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू 10 का पावर 12 इंटू टी इंटू 2 इंटू 10 टू द 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 10 का पावर 12 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19. इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 25 सेकेंड. मतलब कि अगर 25 सेकेंड्स में 10 का पावर 12 अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, ये फॉल करेगा स्फीयर पे, जब तक कि इतना टाइम पर 8 माइक्रोकुलम. सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. So our first property of charge is additive. That means the charge is scalar quantity. मतलब कि जो चार्ज है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. अगर मेरे पास +2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम, और हमें नेट चार्ज बताना है, टोटल चार्ज की अगर एक जगह -5 कूलम चार्ज है, तो नेट जो चार्ज होगा वो -3 कूलम. मतलब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं दो चार्जेस को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. Our next property of the charge is charge are quantized. So let's understand with example. If one has to count the number of students in a class, so he will count like 22 students or 25 students, but he will never say that there are total 22.5 students in the class. So means there is no any arbitrary value, there is only the fixed value. Similarly, the charge always exists as an integral multiple of fundamental charges. Means that charge Q is equals to n times of E. मतलब कि एक बॉडी से अगर हमें चार्ज निकालना है या चार्ज उसमें डालना है, सो हम उसमें चार्ज डालेंगे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज. मतलब 1 कूलम चार्ज डालेंगे या 2 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे. So like for example, if a body is constitute of charges -1.6 into 10 to the power -13 coulomb, so we have to find the number of electrons that is there for the body. That is equals to Q is equals to Ne, means that number of electrons in the body will we have to supply to the body, so that the body acquires the charge -1.6 into 10 to the power -13 coulomb. That is n is equals to -1.6 into 10 to the power -13 coulomb upon 1.6 into 10 to the power -19, that is equals to 10 to the power 6 coulomb. 10 to the power 6 electrons. So means that charges are quantized, means there is no any fixed arbitrary value, there is no arbitrary value, only there is fixed value. Now the next is the similar charge repel each other and the opposite charges attract each other. Means that if we have minus charge and minus charge, so these both charges are same charge
सेम चार्ज, क्योंकि उन दोनों का साइन क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वाल अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे. Our next property is charge is conserved. So in That is fifth property. that is the fifth property, third, fourth, and this is the fifth property. The fourth property is the charge is conserved. Let's see an example like in class 11th, the linear, if we have to conserve the linear momentum, so there is condition that the net external force is 0. For angular momentum, the net torque about any point must be equals to 0. So similar, there is also a condition for charge is conserved, that the charge that is the isolated. The charge must be isolated. If we see here, if we have a conducting body and there is a insulating stand, and this conducting body comprises of plus 2 coulomb charge, so this body is isolated. अगर यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं रहता, अगर यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं रहता, दिस ये ग्राउंड पे रहता, ठीक है. तो अगर यहाँ पर ये नहीं रहता तो ग्राउंड पर तो, और जो इसमें चार्ज है वो लॉस कर जाता, मतलब कि ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है. और ड्यू टू दिस ये इसके कारण हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या है, आइसोलेटेड है. ये इंसुलेटिंग स्टैंड के कारण ये क्या है, हमारा आइसोलेटेड है. अगर हम यहाँ पर क्या करें कि एक और स्फीयर लाए विद द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड इट कंप्राइजेज ऑफ चार्ज दैट इज -6 कूलम और -5 कूलम, -6 कूलम. सो इफ यू कनेक्ट इट, इफ यू सी इट्स अलोन, ये अकेला आइसोलेटेड और ये अकेला आइसोलेटेड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है जो इसको आइसोलेट कर रहा है. ये पूरा एक सिस्टम को आइसोलेटेड, ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है. अगर हम दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दे, मतलब दोनों कंडक्टिंग स्पेयर्स को कनेक्ट कर दे बाय ए स्विच, दोनों को स्विच से कनेक्ट कर दे, व्हाट विल हैपन? अब ये अकेला नहीं होगा, क्योंकि ये जो ये ए सिस्टम है और बी सिस्टम है. ए सिस्टम इज नॉट अलोन isolated because it is in communication with the B. Similarly, B is also not isolated because B is communication with A. So therefore, the net system, जो total system है, वो जो total system means A plus B, जो पूरा system है वो क्या है, पूरा isolated है, पूरा isolated है. मतलब means that net charge in isolated system is constant. मतलब A प्लस बी, मतलब टोटल चार्ज, अगर नेट चार्ज पूरा अगर सिस्टम हम ले ले तो उस पूरे सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा दैट इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू +2 - 6 दैट इज इक्वल्स टू -4 कूलम. सो दिस इज द नेट चार्ज. मीन्स दैट हेयर वी सी अकेला इंसुलेटेड कंडीशन में है तो भी ये कंजर्व्ड है, आइसोलेटेड कंडीशन है. और अगर आपस में कनेक्ट भी हो गया तो टोटल आइसोलेटेड हो सकता है, लेकिन कनेक्ट हो गया तो एक दूसरे को सेल्फ आइसोलेटेड नहीं कर सकते. हाँ, तो इसमें कि चार्ज कंजर्व्ड हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल से कि किस तरह यहाँ कंडीशन होता है कि आइसोलेटेड होना चाहिए चार्जेस. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इनवेरिएंट. मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम, does not depend upon frame of reference. मतलब कि जो हमारा चार्ज है does not depend upon the frame of reference and the mass of a body is found to be dependent upon the speed, and this was according to the famous Einstein's formula, that is equals to m is equals to m naught upon root under 1 minus v square upon c square. This is the famous Einstein's formula which says that the mass of the object depends upon the speed. Means that here the m naught is the mass of the body at rest and v is the velocity. So means that m is the mass. जब बॉडी कोई चल रहा है तो उसका जो मास है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, बट देयर इज नो सच वेरिएशन इन वाज फाउंड इन चार्ज, नो सच वेरिएशन इन चार्ज. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो
such variation found in charges. तो मतलब इनवेरिएंट मतलब हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी, यहाँ पे 5वां प्रॉपर्टी मतलब कि इनवेरिएंट मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई दो डिफरेंस बताओ चार्ज और मास के बीच में, सबसे पहला डिफरेंस जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास बस पॉजिटिव हो सकता है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आइंस्टाइन्स इक्वेशन दैट द चार्ज डिपेंड्स अपॉन चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट द मास डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। सो दिस आर द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज में क्या होगा? Now the last property of charge is that accelerated charge radiates energy. Accelerated जो चार्ज होता है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वो रेडिएट करता है एनर्जी। लाइक अगर वेलोसिटी क्या है 0, मतलब कि जब अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो वो बस प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ई के ऊपर हम लोग एरो साइन दिखाते हैं। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, इफ द वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो प्रोड्यूस करेगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब जब अगर हमारा जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एसेलरेटेड है, मतलब एसेलरेट कर रहा है वेलोसिटी, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, साथ ही साथ रेडिएट एनर्जी भी करेगा, एनर्जी को भी रेडिएट करेगा। So this is all about today. In the next lecture, we are going to discuss about the method of charging as well as Coulomb's law. So like and subscribe my channel for further latest update. Thank you.